गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। और क्या चल रहा है? मॉड्यूलस वाली एक्सरसाइज कर ली आप सबने? तो गेंट भी कर ली। अरे क्या बात है, सही एकदम, बिल्कुल हाई पेस पर हो। ठीक है जी। जिंट का क्या असाइनमेंट कर ली, मतलब गेम कर ली? यस सर, गेम करिए। यार गेम आप लोग ना पहले मत किया करो। रीजन बीइंग कि गेम के क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, तो अगर आप लोग जो है जब मैं इंस्ट्रक्शन दूं तभी उसको करो, नहीं तो फिर क्लास के अंदर में ना आप खाली रहते हो। क्योंकि आगे तो नहीं करोगे मुझे पता है, बिकॉज ये इधर वाला पोर्शन किया हुआ था आपका, पहले से किया हुआ है, इसलिए डेफिनेटली आप लोग कर गए, अच्छी बात है। बट क्लास के अंदर में फिर क्या होता है ना कि एंगेजमेंट थोड़ा सा लो हो जाता है प्रॉब्लम सो सॉल्विंग के रेस्पेक्ट। टेक्सुअल सर अभी आई थी ना सर, तो इससे फिर कुछ था ही नहीं हो चलो रहा। अभी टेक्सचुअल असाइनमेंट मिल गई है तो आप टेक्सचुअल एक्सरसाइज करिए, साथ के साथ में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्सचुअल एक्सरसाइज के सवाल कर लीजिए। इसके अलावा इधर उधर से कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट स्टिक टू द सिस्टम सो दैट थोड़ा सा इफेक्टिव रहे आपका इंटरेक्शन। एनीवे, जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट के प्रॉपर्टीज, जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज और ग्राफ, ये तो आपको पता ही होगा, है ना? प्रॉपर्टीज याद है या मैं रिकॉल करूं? चलो मैं एक तरफ से थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ जल्दी से। वैसे आपको पता ही है कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दोनों जो है बेसिकली रिस्पेक्टिवली इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं जिंट ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि जिंट एक्स क्या है। तो जिंट एक्स इज इक्वल टू क्या? अगर एक्स इंटीजर है तो जिंट एक्स जो है वो एक्स ही है, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तब उससे जिंट एक्स लेफ्ट क्या? नियरेस्ट इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ, नियरेस्ट इंटीजर टू लेफ्ट ऑफ एक्स। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स से स्मॉलर जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा है। तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है उस तरह से देखा जाए तो आप बोलते हैं मैक्स, इट इज मैक्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, एक्स नहीं लिखो, एन लिखो, एन, such that n is integer, n belongs to integer and n is less or equal to x। मतलब जिस नंबर का जिंट चाहिए, है ना, जिस नंबर का जिंट चाहिए वो नंबर को और उससे स्मॉलर जितने भी इंटीजर हैं उनका सेट बनाओ, और उस सेट का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वही आपका जिंट एक्स का वैल्यू हुआ। ठीक है, इसका ग्राफ भी आपको पता होगा। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर x की वैल्यू n से n+1 लाई करती है तो जिंट x की वैल्यू n हो जाएगी, सिंपली n हो जाएगी। और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम पूरे जिंट का ग्राफ कर सकते हैं। जिंट का ग्राफ अगर देखो तो ऐसा आता है, एक लाइन में आप देख सकते हो। जैसे ये मान लो कि y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो जिंट का ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा जी? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 2, स्टेयर जैसा होगा। 0 से 1 में 0 आएगा ऐसा, 1 पर जिंट की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 से 2 में 1 होगा,
फिर 2 इनपुट पर जिंट की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 से 3 में 2 होगा and so on. It will keep on jumping its value at every integer by 1 unit and then getting a constant value in the next one interval. ऐसे -1 से 0 में क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -2 से -1 में, -1 से -2 इंटरवल में -2 हो जाएगा। ऐसे वैल्यूज आएंगी इसकी। तो इस पूरे इंटरवल में क्या, इस पूरे ग्राफ पे देखो तो लेफ्ट में क्लोज है, यहाँ पर डॉट है, ये डॉट का पॉइंट कौन सा है? 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, ये पॉइंट जिंट पे लाई करते हैं। और राइट साइड में अगर आप जाओगे तो राइट साइड में ओपन है, जो ये इंडिकेट करता है कि 0 पर जिंट की वैल्यू 0 है न कि -1, और 1 पर जिंट की वैल्यू 1 है न कि 0। ऐसे यहां पर ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऊपर जंप हो रही। तो इस ग्राफ से आपको दो बातें तो क्लियर नोटिस करनी चाहिए, दो प्रॉपर्टीज यहीं से नोटिस होती है, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज पर चल रहा हूं एक एक करके। देखो, पहली प्रॉपर्टी तो आपने देखी ली। दूसरी प्रॉपर्टी, डोमेन क्या है इसका? बोलो डोमेन, जल्दी बोलो। रेंज क्या है? बोलो, अरे बोलते जाओ फटाफट जल्दी से। डोमेन ऑल रियल, रेंज ऑल इंटीजर। डोमेन इज ऑल रियल, रेंज इज ओनली सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इसके आउटपुट हमेशा इंटीजर है। एक ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये आप देख रहे हो, डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूटी किन पॉइंट्स पर है? इंटीजर्स पर। एट ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूटी है, ब्रेक है, ब्रेकेज पॉइंट है। तीसरी बात कि क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि जिंट एक्स की वैल्यू एक्स से लेस या इक्वल है और x-1 से ग्रेटर है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन ऑब्जर्व दिस फैक्ट? यस, ये y = x लाइन है ये वाली। तो इससे क्लियर दिख रहा है कि x के साथ में किसी भी पॉइंट पर अगर देखो तो जिंट का ग्राफ y = x के नीचे है या ऑन द है, अबव नहीं है। क्लियर है? तो जो इस इनइक्वालिटी का राइट वाला जो पार्ट है, ये तो जस्टिफाई हो रहा है ग्राफ पे ही, क्योंकि ये तो लाइन y = x ही है भाई, दिस इज y = x लाइन। एंड अगर मैं लोअर जो ये होल्स है ना, ये होल्स से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, वो लाइन कैसी होगी? वो कौन सी लाइन होगी? ये वाली y = x - 1। हाँ, तो ये लाइन होगी y = x - 1। तो x - 1 के साथ वैल्यू इसकी कभी मैच नहीं करेगी, इससे अबव लाई करेगा। तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं, यहाँ पर इक्वालिटी है। तो ये भी क्लियर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैंडविच थ्योरम में ये जिंट की प्रॉब्लम में लिमिट निकालने के लिए इसका यूज भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज वन इज इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा और जिंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जिंट ऑफ x + m है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, जिंट x के बाहर m को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकाल सकते हैं? इंटीजर। अगर m इंटीजर है तो। अगर m इंटीजर नहीं है तो क्या होता है? तो अगर m इंटीजर नहीं है तो क्या होता है वो भी देखो। अगर x + y का जिंट है, ठीक है, y और x कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इन दैट केस द रिजल्ट इज, याद है? यस सर। इट इज जिंट ऑफ x + जिंट ऑफ y कब होगा? फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 जब दोनों नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट्स का सम 1 से छोटा हो। और यही हो जाएगा इंटीजर पार्ट x + इंटीजर पार्ट y +1 हो जाता है जब दोनों नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट का सम क्या हो जाए? 1 से बड़ा या इक्वल। एंड ऑब्वियसली 2 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है। तो ये दोनों का सम 2 से छोटा ही रहेगा। और
इसमें देखो यहां तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है कि किसी भी नंबर में इंटीजर पार्ट ऐड करोगे। यहाँ पर ये क्या लिखा, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है। प्लस जेंट। हाँ तो वो भी लिख दो ना, पूरी बात लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या कि जेंट ऑफ एक्स प्लस एम। तो इसका मतलब ये है कि किसी नंबर में इंटीजर पार्ट ऐड करो, अगर किसी नंबर में कोई इंटीजर ऐड करो तो वो इंटीजर उसके इंटीजर पार्ट में ऐड होता है, क्योंकि इंटीजर पूरा एक होल नंबर है। ठीक है, जैसे इस प्रॉपर्टी को का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लो एक ऐसा है 13.4 प्लस 7, तो ये जो 7 है इसका जेंट क्या है 13 और ये 7, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 13 प्लस 7, 7 सीधे बाहर ले लिया और जेंट ऑफ दिस नंबर लिखा। वैसे आप प्रॉपर्टी से लिखा, अगर दोनों को ऐड करते तो क्या आता, ऐड करते तो आता कितना 20.4 और 20.4 का जेंट क्या था 20 ही आता, तो इंटीजर को आप बाहर निकाल सकते हैं। बट फ्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते हमेशा, अगर ये दोनों नंबर फ्रैक्शन हो तो नहीं कर सकते। जैसे मान लो ऐसा है, एक केस मैंने लिया 3.6 प्लस 3.2 लिया, ठीक है, तो मैं इसको तो चलो 3.6 का जेंट प्लस 3.2 का जेंट लिख सकता हूं, यहां दिक्कत नहीं होगी। बाय चांस क्या हुआ, ये वाला क्या आएगा 3 आएगा और ये भी क्या आएगा 3 आएगा और ऐड करके 6 आएगा। वेयर अगर इन दोनों को ऐड करो तो ऐड करके नंबर बनती है 6.8 और 6.8 का इंटीजर पार्ट भी क्या आएगा 6 आएगा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने जेंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने जेंट को। लेकिन ये जेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा करेंगे ना तो खतरनाक हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो एक दूसरा केस लेते हैं कि 3.6 है और ये है तुम्हारा 3.7, 5 ले लो 7 ले लो। अब इस केस में अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जेंट ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस जेंट ऑफ सेकंड नंबर, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जेंट 3 है और 3 ऐड करके 6 आ जाएगा, जबकि एक्चुअली इन दोनों को ऐड करो तो ये हाँ जी, ये जो है बेसिकली जो है 7.3 है ये नंबर, और 7.3 का इंटीजर पार्ट 7 होता है ना कि 6, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, क्योंकि इन दोनों नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से बड़ा था, है ना। 0.6 और 0.7 को ऐड करो तो 1.3 था, 1 से बड़ा था, तो ये वाला केस था ना हमारा, ये वाला केस। इस वजह से हमें जेंट ऑफ फर्स्ट प्लस जेंट ऑफ सेकंड प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा। और अगर फ्रैक्शनल पहले वाले केस में क्या था 0.6 और 0.2 का सम 0.8 था, 0.8 1 से छोटा होता है, तो ये वाला केस था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। तो कहां पर आप समेशन के ऊपर जेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आपको बताया जा रहा है, कहां पर नहीं कर सकते हैं वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर प्रूफ भी है, तो प्रूफ आपने 11th में किया हुआ है, तो इसलिए मैं अभी प्रूफ पर नहीं जा रहा हूं। किसी को अगर इंटरेस्ट होगा तो बोलेगा तो कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रूफ करने में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बात का यूज करना है कि किसी भी नंबर एक्स को आप लिख सकते हो जेंट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। इसी तरह से y को भी क्या लिख सकते हो, जेंट ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट y, और ये रिप्लेस कर दो LHS में यहां पर, और फिर अपने आप इंटीजर ये वाली प्रॉपर्टी 5 से जो इंटीजर पार्ट x और इंटीजर पार्ट y को बाहर ले लो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, एक लाइन का प्रूफ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, वैसे ही ऑब्वियस। हाँ। अब इसके बाद इसके अलावा कुछ जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, तो मैं एक बार वो सारी प्रॉपर्टी को जस्ट ब्रश अप करते हूँ, और जहां पर मैं बोलूंगा इसको प्रूफ करके दिखाओ तो आप ट्राई करके बताएंगे। तो ये तो जेंट के बारे में बात हुई कि जेंट क्या है, प्रॉपर्टीज मैंने बताया, ये एक बार जेंट लिया फिर से जेंट लिया तो जेंट एक्स ही रहेगा। जेंट एक्स प्लस एम, जेंट एक्स प्लस एम होता है प्रोवाइडेड एम इंटीजर है। ऐसे जेंट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेंट एक्स प्लस जेंट ऑफ वाई प्लस जेंट ऑफ जेड, ऐसे जेंट है। तो देखो ये एक बार ये जेंट बाहर आएगा, मतलब ये पूरा जेंट बाहर आएगा, फिर उसमें से ये वाला जेंट बाहर आएगा, तो जेंट एक्स प्लस जेंट वाई प्लस जेंट जेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल है, बोल रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। तो इसमें क्लियर कट सी बात है कि सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व करना था, इसमें ऑब्जर्व करना था कि ये जो नंबर है ये पूरा यहां तक ये क्या है, ये एक इंटीजर है। तो प्रॉपर्टी
जो 5 पीछे आपने लिखी उससे ये वाली इंटीजर प्रॉपर्टी बाहर आएगा, तो ये तुम्हारा ऐसा नजर आएगा। पहले आएगा जिंट ऑफ साइन एक्स प्लस आ जाएगा जिंट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस जिंट साइन एक्स, यहां से ये आ गई, ये मतलब ये चीज आ गई है ना। अब इसके बाद फिर से आपका आर्ग्यूमेंट वही होगा कि ये जो नंबर है, किसी भी नंबर का जिंट जो है वो एक इंटीजर होता है, बीइंग एन इंटीजर इट विल बी टेकन आउट सिंस इट इज इंटीजर। तो अब इसके बाद तो आप समझ ही गए क्या होगा, जिंट ऑफ साइन एक्स पहला था और ये बोल गया जिंट साइन प्लस जिंट साइन, तो 3 टाइम्स जिंट साइन हो गया। तो सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक डेफिनेशन। जैसे ये हो गया, ऐसे ये भी क्लियर दिख रहा है। सबसे पहले इफ यू गो बाय द फर्स्ट वन तो ये हो जाएगा बेसिकली ऊपर वाले लॉजिक से साइन एक्स का जिंट प्लस टैन एक्स का जिंट प्लस कॉस एक्स का जिंट और प्लस साइन एक्स का जिंट आएगा, तो यहाँ 2 टाइम्स जिंट साइन एक्स का। अब इन्होंने जो बोला कि x है 0 से π/4, अब ये 0 से π/4 इंटरवल में आपको अच्छी तरह से पता है क्या कि कॉस के हाँ सारे वैल्यूज जो है, जितने भी फंक्शन यहाँ पर यूज हो रहे हैं, हर एक फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई कर रही। क्योंकि अगर मैं कॉस का साइन का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा है, कॉस का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा है, और टैन का ग्राफ भी बनाओ तो वो भी ऐसा होता है ना, ऐसा। अब 0 से π/4 की बात करो तो ये 1 है, तो 0 से π/4 में टैन की जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हो ये सारी 0 से 1 के बीच में है। और 0 से π/4 में अगर हम ये π/4 है तो 0 से π/4 इंटरवल में साइन की वैल्यू क्या है 0 से 1/√2 और कॉस की वैल्यू क्या है 1/√2 से 1। तो आपके पास में है कि कॉस एक्स की वैल्यू 1/√2 से 1 होगी, तो जिंट कॉस एक्स क्या होगा 0 ही होगा। साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1/√2 होगी, तो जिंट साइन भी क्या होगा 0 होगा। और tan x की वैल्यू बोलो, tan x की वैल्यू 0 से 1 होगी, 0 पर 0 और π/4 पर 1, तो tan x का जिंट भी क्या होगा 0 होगा। तो फाइनली तीनों, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0, तो इसलिए समेशन क्या है 0 है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उस पर उसको किस तरह से छोटे छोटे एप्लीकेशंस आते हैं देख रहे हो आप। ये भी 11th में इनइक्वालिटी की सारे बात बताई थी कि अगर जिंट एक्स n से बड़ा है तो x बिलोंग्स टू n+1 टू इन्फिनिटी। जिसमें दिक्कत होगी बोलोगे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जिंट एक्स n से बड़ा है, n अगर इंटीजर है तो इसका मतलब है कि जिंट एक्स जो वैल्यू लेगा वो n+1 लेगा या n+2 n+3, तो n+1 एंड ऑनवर्ड सारी बड़ी नेचुरल वैल्यूज लेगा, सारी इंटीजर वैल्यूज n+1 ऑनवर्ड लेगा। तो जिंट एक्स अगर n+1 है तो x n+1 से n+2, अगर n+2 है तो n+2 से n+3, तो कनेक्ट करके सोल्यूशन क्या आएगा n+1 टू इन्फिनिटी। ऐसे ही जिंट एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाए, इक्वालिटी भी हो जाए यहां पर, तब n से स्टार्ट होगा, n+1 n+2 n टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन दोनों केसेस में जिंट एक्स ग्रेटर और इक्वल या ग्रेटर देन n है, दोनों केस में लेफ्ट हैंड साइड क्लोज इंटरवल होता है। इस वाले केस में n टू इन्फिनिटी और स्ट्रिक्टली ओपन के केस में n नेक्स्ट वाला, n के आगे वाला इंटीजर से इन्फिनिटी। बट अगर हम दूसरे रिवर्स इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जब जिंट एक्स की वैल्यू n से छोटी हो या n के इक्वल या लेस देन n हो, तो क्या होगा आप बताओ। जिंट एक्स लेस देन n में क्या होगा, तो अब जिंट एक्स की वैल्यू सारी इंटीजर वैल्यू होगी कहां से, n-1 is the largest integer value of जिंट एक्स, n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 माइनस इन्फिनिटी तक सारी इंटीजर वैल्यू होगी। तो x कहां से कहां लाई करेगा बोलो, -∞ से n ओपन। हाँ, तो अगर जिंट एक्स की वैल्यू n-1 है तो x की वैल्यू n-1 क्लोज से n ओपन, तो टर्मिनल जो होगा वो n ओपन होगा। तो आंसर आएगा इसका -∞ से n ओपन। और जिंट एक्स अगर लेस देन इक्वल टू n है
तो जिंट एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू होगी n, और जिंट एक्स अगर n हुआ तो x हो जाएगा n से n+1। तो यहां पर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से n+1 ओपन। इसमें किसी भी एक केस को अगर आपको इलेबोरेट करके समझना है तो ऐसे सोचो कि इस केस में जिंट एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू n है, उससे पहले n-1 है, उससे पहले n-2 है, एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू क्या होगी? x तो n-2 के लिए अगर देखें जिंट की वैल्यू अगर ये वाली है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x क्या हो जाएगा? n-2 से n-1 ऐसा। और इसके लिए क्या हो जाएगा? यूनियन n-1 क्लोज्ड से n ओपन, और लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा? n क्लोज से n+1 ओपन। और ये इंटरवल्स, बिकॉज ये वाला इंटरवल जहां एंड कर रहा है यहां से ये क्लोज करके स्टार्ट कर रहा है, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे सारे, और लेफ्ट में तो -∞ तक जा रहा है। तो आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ से n+1 ओपन। और आप समझ गए होंगे कि इस केस में क्यों n पर ही खत्म होगा, क्योंकि जिंट x की पॉसिबल वैल्यू अब यहीं तक रहेगी ना। ऊपर वाले केस में जब हम इस केस की बात करेंगे तो ये वाला लास्ट पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ यहीं तक रहेगा, तो ये वाला इंटरवल भी हट जाएगा, तो यहीं तक रहेगा। तो आंसर -∞ से n ओपन है। ठीक है जी। तो ये चारों इनइक्वालिटीज के लिए ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो 4 प्रॉपर्टीज काफी यूज होती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 11th में किया हुआ है, और ये तो आपने देखी है, जिंट एक्स x-1 से x के बीच में लाई करता है, तो ये प्रॉपर्टी आप देख ही चुके हैं। यही से आप ये भी बोल सकते हैं कि x जो है, जैसे अगर जिंट एक्स x-1 से x पे लाई कर रहा है, तो x कहां से कहां लाई कर रहा है? तो x की वैल्यू जिंट एक्स से बड़ी या इक्वल है, बट जिंट x+1 से छोटा है। तो ये प्रॉपर्टी भी काफी इस्तेमाल होगी प्रॉब्लम्स में। तो है दोनों सेम ही बात है, इसी को रीअरेंज करके लिखा जा रहा है। एक केस में हमने जिंट एक्स को बाउंड किया 2 पॉलिनोमियल्स के बीच में, और एक केस में हमने एक पॉलिनोमियल x को बाउंड किया जिंट के 2 फंक्शन, जिंट की 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे मान लो अगर आपको ऐसा दिया जाए कि जिंट ऑफ x-3 अपॉन 4 माइनस जिंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सॉल्व फॉर x क्या होगा, जल्दी बताओ। तो अगर आपसे बोला जाए कि x के लिए इसको सॉल्व करो तो क्या होगा सोल्यूशन, जल्दी बोलो। हाँ जी ठीक है, आपने बोला क्या आएगा? ये न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर तो हो गया तुम्हारा जिंट ऑफ x-3 हो गया, और डिनोमिनेटर में है 4 माइनस जिंट x ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको आपने ऐसे लिखा, जिंट x-3 अपॉन 4 माइनस जिंट x इज ग्रेटर देन 0 और जिंट x इक्वल टू 3। क्योंकि कोई चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ग्रेटर देन 0 अलग किया, इक्वल टू 0 अलग किया। अब इस वजह से तो सिंपली वेविकर मेथड जैसा ट्रीट कर सकते हो आप इसको, है ना। एक है 3, एक है वैल्यू 4, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव
है ना, इसको जिंट एक्स को y मान लो, तो ये y माइनस 3/4 माइनस y का केस है, ऐसा वाला केस है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमें चाहिए था ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वाला केस चाहिए था। तो क्या आया बोलो, 3 से 4, बट यहां से जिंट एक्स की वैल्यू 3 भी आ रही है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिंट एक्स की वैल्यू क्या आई, 3 क्लोज्ड से और ओपन 4 ओपन आई। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की, तो 3 4 से 4 ओपन के बीच में एक ही तो इंटीजर है, और वो इंटीजर क्या है, 3। तो इसका मतलब है कि जिंट एक्स की वैल्यू 3 ही है जस्ट, क्योंकि ओपन 3 से 4 में तो कोई इंटीजर है ही नहीं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 क्लोज्ड से 4 ओपन। बात समझ में आई? अब जरा इसी क्वेश्चन में यहां पर अगर ये ऐसा होता, जल्दी आंसर करेंगे, अब क्या होगा जल्दी बताओ जरा। तो इस पार्ट का बताओ। अब यहां जिंट एक्स प्लस 3 के बजाय क्या हो जाएगा, जिंट एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो बेसिकली एक है तुम्हारा -1, एक है 4। लीडिंग कोएफिशिएंट अभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आप बोलेंगे कि इंटीजर पार्ट x की वैल्यू -1 के इक्वल या उससे बड़ी, बट 4 से स्ट्रिक्टली लेस होनी चाहिए। अब सॉल्यूशन बोलो क्या आएगा। अब सॉल्यूशन करने का दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि इसको दो डिस्क्रीट इनइक्वालिटीज में सोचो, कि एक इनइक्वालिटी है जिंट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड जिंट एक्स की वैल्यू लेस देन 4। ये दो, एक इनइक्वालिटी ऐसे वाली आ गई और एक इनइक्वालिटी ऐसे वाली आ गई। अब इन दोनों का सॉल्यूशन लिखना आपको आता है, तो इस वाले का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -1 से इंफिनिटी। बोलो हाँ या ना, -1 से इंफिनिटी एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसका हो जाएगा -∞ से 4 ओपन। फिर जब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको सॉल्यूशन सेट एक आ जाएगा, दिख ही रहा होगा। ये -1 है, ये 4 है, एक हो रहा है -1 से इंफिनिटी और एक आ रहा है, बोलो, -∞ से 4, तो सॉल्यूशन सेट आया -1 to 4 और -1 क्लोज्ड। हाँ जी, तो आ जाएगा -1 से 4, x की वैल्यू आई, x बिलोंग्स टू दिस। दूसरा तरीका होता है कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से सोचो कि जिंट एक्स एक इंटीजर है और -1 से 4 में जिंट एक्स की क्या क्या वैल्यूज हैं। तो है -1 0 1 2 एंड 3। तो ऑब्वियसली -1 से 0 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ओपन। तो आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा कि -1 क्लोज्ड से स्टार्ट होगा और 4 ओपन पे खत्म हो जाएगा। तो ये भी आप बोल सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरीके से करो, आपको हैंडल करना आना चाहिए इस तरह की सिचुएशन को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है, जिंट ऑफ -x इज नेगेटिव ऑफ जिंट x व्हेन x इज इंटीजर एंड -1 माइनस जिंट x व्हेन x इज नॉन इंटीजर। प्रूफ कर सकते हैं? यस प्रूफ करते, इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टी जिंट से रिलेटेड प्रूफ करनी है, आप एक बात को यूज करना कि x इज इक्वल टू इंटीजर, एनी नंबर इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। और इसके बाद अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो तो नेगेटिव x का जिंट का मतलब क्या हुआ, तो ये आया नेगेटिव ऑफ इंटीजर पार्ट x नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, just replacing this thing in place of x, and then being integer this term
बिकॉज जिंट एक्स इंटीजर है तो उसका नेगेटिव जिंट एक्स भी इंटीजर ही होगा, तो उसको अब बाहर निकाल सकते हैं इंटीजर वाली प्रॉपर्टी से। इसको हमने बाहर ले लिया, इसको बाहर निकाला तो क्या आ गया, नेगेटिव जिंट एक्स प्लस जिंट ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। अब यहां दो बातें हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का 0 से 1 होता है, तो नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा या इक्वल होगा। क्लियर है? यस सर। तो जब कोई नंबर, जब कोई क्वांटिटी -1 ओपन से 0 क्लोज लाई करती है, तो उसके जिंट की दो पॉसिबिलिटी होती है। जिंट या तो -1 होगा या तो जिंट 0 होगा। जिंट 0 तो एक ही केस में होगा, कब? जब ये नंबर 0 हो जाए। 0 है। तो हमने दो केस ले लिया। क्या केस लिया? पहला केस लिया कि जब फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो जाए, 0। क्या मतलब हुआ इसका? फ्रैक्शनल पार्ट 0 होने का क्या मतलब है? मतलब x इंटीजर है। दैट इज जब x इंटीजर है। तो उस केस में इस माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 है और उसका जिंट भी 0 है, तो ये क्वांटिटी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी उस केस में, 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा बोलो? आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ जिंट x, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया। अब x खुद इंटीजर है, अगर भाई x इंटीजर है तो जिंट x भी तो x ही हो जाएगा ना, तो इसको हम -x भी बोल सकते हैं। तो ये पार्ट प्रूव हो गया। लेकिन अब दूसरा केस क्या बचा भाई? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 है, मतलब नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 है, ये केस तो हो गया। अब नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है? -1 से 0 ओपन ले लिया मैंने, बचा हुआ केस। इसका मतलब कि ऐसा कब होगा? जब x 0 से 1 ओपन में होगा, 0 ओपन टू 1 ओपन में x होगा, मतलब ऐसा x की बात करें जो इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर x की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा भैया, ये एक बात बताओ कि ये नंबर, ये वाली नंबर अब -1 से 0 है, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? अगर कोई नंबर -1 से 0 है तो इंटीजर पार्ट की वैल्यू क्या है? उसके जिंट की वैल्यू -1 होती है। तो ये -1 हो गया, तो ये वाला जो पहले 0 हो रहा था वो -1 हो गया। तो आंसर क्या आएगा बताओ? आउटकम क्या आएगा? माइनस ऑफ जिंट x -1 हो गया। तो ये दोनों बातें प्रूव हो गई। इंटीजर के केस में जिंट हट जाएगा और -x आ जाएगा। नॉन इंटीजर के केस में जिंट ऑफ -x होगा, मतलब ये माइनस को जिंट के बाहर ले जाएंगे, बट उसके अलावा एक -1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, ये काफी इस्तेमाल होगी जिंट में, फ्रैक्शंस में, अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे वहां पर जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो दिस प्रॉपर्टी इज गॉन। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ तो, जल्दी, क्विक। क्या है सोल्यूशन, जल्दी बोलो। अगर आप जिंट ऑफ x को y एज्यूम कर रहे हो, तो ये y² -y -6 ग्रेटर देन 0 है, फैक्टर हो रहा है y -3 y +2। वेविकर मेथड लगाया होगा आपने, तो -2 and 3। इनइक्वालिटी वेविकर मेथड में तो होपफुली एवरीवन इज कंफर्टेबल। तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्या सोल्यूशन सेट आया? ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो क्या आया? y की वैल्यू
मतलब जिंट एक्स की वैल्यू लेस देन 2 नेगेटिव और जिंट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3, दोनों स्ट्रिक्टली है, ध्यान देना। तो इसका क्या आउटकम आया भाई? इसका x बिलोंग्स टू, बोलो, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन, माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन, और मतलब यूनियन इसका आ जाएगा 4 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, 4 क्लोज्ड से इन्फिनिटी ओपन। तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रखेंगे। क्लियर है? डन? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन पे चलिए। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में भी सारा पता है कि x जो है i प्लस एफ होता है, f को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, f की वैल्यू 0 क्लोज से 1 ओपन होती है। तो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम उस नंबर x में से उसके इंटीजर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट x इज x माइनस इंटीजर पार्ट x, है ना? x में से इंटीजर पार्ट x को हटाते हैं। तो इसी वजह से इसका जो बेसिकली जो ग्राफ आएगा वो कैसा आता है? कैसा ग्राफ मिलता है इसका? तो कंडीशन से जाओ। हाँ, जैसे जिंट एक्स की वैल्यू जो है अगर 0 से 1 लेते हैं तो जिंट एक्स की वैल्यू 0 होती है। जब ये 0 होता है तो x आ जाएगा ये। जब x की वैल्यू 1 से 2 लेंगे, 1 से 2, तो 1 से 2 में जिंट एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, तो x माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे 2 से 3 करते हैं तो x माइनस 2 आ जाएगा, और -1 से 0 करते हैं तो इसमें जिंट की वैल्यू -1 होती है, तो नेगेटिव ऑफ -1 तो x प्लस 1 आ जाएगा। फिर यही जो आपके आउटकम्स आ रहे हैं y के, y इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये लाइन सेगमेंट को प्लॉट करते हैं तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा ग्राफ मिलता है, ऐसा। हाँ जी, टू ब्रेक होता हुआ एक पीरियोडिक ग्राफ मिलता है। जैसे कि मान लो y इक्वल टू 1 ये है, सपोज करो ये y इक्वल टू 1 लाइन है, और अगर मैं ऐसे बोलूं कि दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ दिस वे, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा इसका ना कुछ इस तरह से मिलेगा। यहां से स्टार्ट हो, सॉरी, यहां से स्टार्ट करके यहां पर खत्म होगा। ऐसे यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर खत्म होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे खत्म होगा, ऐसा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अगले इंटीजर के ऊपर ऐसे फिनिश होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ खत्म होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ खत्म होगा। अब कहाँ पर क्लोज्ड है कहाँ पर ओपन है ये बहुत क्लैरिटी से पता होता है। ये क्लोज्ड है, ये डॉट है, और राइट साइड क्या है? ओपन। राइट साइड ओपन है। ओपन मतलब है, यहाँ पर मैं सर्कल बना दूं तो ज्यादा बेटर समझ। मैंने कुछ नहीं किया। ये कौन सी लाइन है जी? ये y इक्वल टू x है, 0 से 1 के बीच में, यही थे ना y इक्वल टू x। देखो ये 1 से 2 के बीच में क्या है? ये कौन सी लाइन है? तो इसी के पैरेलल लाइन है तो स्लोप सेम है, बट इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 है। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू x माइनस 2 है। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू x माइनस 3 है। और ये कौन सी लाइन है? और ये कौन सी लाइन है? ये है y इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये x प्लस 2। ध्यान ये रखना है कि y इसका ग्राफ हमेशा y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का होगा, जिसमें एक m क्या है? m हमेशा 1 होगा और c की वैल्यू चेंज होती रहेगी। 0 से 1 में c 0 होगा, उसके बाद राइट में जाएंगे तो -1, -2, -3 इंटरसेप्ट होगा, लेफ्ट में जाएंगे तो +1, +2, +3 इंटरसेप्ट होगा। दैट्स इट। अब ये ग्राफ को देखो तो सिर्फ इतना पोर्शन ग्राफ का, सिर्फ इतना पोर्शन सफिशिएंट है। इसी पोर्शन को कट करके पेस्ट करते जाओ तो पूरा ग्राफ बन जाता है। तो इसको बोलते हैं 1 पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? 1 पीरियड ऑफ द फंक्शन।
or because entire graph can be made only with the help of this line segment by translating the line segment one unit this way or that way at a time, तो हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो प्रॉपर्टीज में इसके लिखते जाओ। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी आपको लग रहा है? डोमेन इसका क्या है बताओ, रेंज इसका क्या है बताओ। सर डोमेन ऑलियल है, रेंज 0 to 1 जहाँ 0 क्लोज्ड है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। 0 to 1 1 ओपन एंड 0 क्लोज्ड है। डोमेन और रेंज क्लियर समझ में आ गई। अच्छा, इसका पीरियोडिक फंक्शन है तो समझ में आ ही रहा है आप सभी को। यस। पीरियड क्या है? 1 यूनिट विद पीरियड 1 है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का फ्रैक्शनल x का फ्रैक्शनल पार्ट लो या x+1 का फ्रैक्शनल पार्ट लो, एक ही बात है। इंटीजर ऐड करने पे फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस टी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x है तो t की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है? तो t की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि t इक्वल टू 1 पर भी वैलिड है, 2 पर भी वैलिड है, 3 पर भी वैलिड है। तो मिनिमम इंटीजर t इंटीजर है, पहले तो ये समझ में आ गया। और इंटीजर में t की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 1 होगी, तो इसीलिए पीरियड इसका 1 हो गया। इसके अलावा जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी तो बहुत बेसिक है, तो ये पूरा एक तरह से रिवीजन हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। प्रॉपर्टीज में डोमेन रेंज हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट लेके उसका जिंट करो तो 0 आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होता है 0 से 1, तो इन नंबर्स का जिंट क्या होगा? 0। और पहले जिंट लेके फ्रैक्शनल पार्ट करो फिर भी 0 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर में कितनी बार फ्रैक्शनल पार्ट ऑपरेट करो, फ्रैक्शनल पार्ट x ही रहेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव x इज 0 व्हेन x इज इंटीजर एंड 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x इफ x इज नॉन इंटीजर। जल्दी से प्रूफ करो, क्विक, जल्दी से करके देखो। बिल्कुल वैसा ही है जैसे जेंट ऑफ -x अभी मैंने कराया, तो वो कराया तो ये आप अपने आप कर जाएंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जल्दी करके बताइए। हो गया? वही चीज क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट -x को लिख दिया हमने माइनस -x डाल दिया ना जिंट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, ऐसा डाल दिया। डाल सकते कि नहीं? बिकॉज x तुम्हारा है जिंट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। अब इसके बाद आप बोलोगे कि बिकॉज ये क्वांटिटी तो इंटीजर है और इंटीजर ऐड करो तो फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होता है। इंटीजर ऐड करने पे तो फ्रैक्शनल पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप बोल सकते हो कि दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट x, ऐसा आ जाएगा। बोलो। यस सर। अब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती कहां से कहां है? मतलब इसमें दो केस ले लें। अगर x इंटीजर है तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर x इंटीजर है तो क्या हो जाएगा?
तो फ्रैक्शन तो फ्रैक्शनल पार्ट x 0 हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, और 0 का फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या आएगा 0। तो ये वाला केस तो क्लियर दिख रहा है। अच्छा, अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या हो जाएगा? अगर x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, x माइनस जिंट x। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, हाँ क्या बोला? सर इसको सर x माइनस जिंट x लिख सकते हैं। हाँ, वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x की जो वैल्यू होगी बेसिकली, या फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x क्या होगा ये बताओ? ये -1 से 0 होगा। यस सर। और इसको अगर मैं ऐसा बोलूं कि जिंट x, मतलब इसको हम लिखेंगे क्या, इस वाले क्वांटिटी को क्या लिखेंगे? इसको आप नंबर ले लो ना, ये नंबर है, तो आंसर आएगा तुम्हारा नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट x, मतलब नंबर माइनस इसी का इंटीजर पार्ट। तो अब मुझे बताओ कि इसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा? तो इसका इंटीजर पार्ट तो -1 आएगा, बोलो। तो यस माइनस सर। फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ -1 1 हो गया, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x आ जाए। तो फ्रैक्शनल पार्ट की ये कुछ वैल्यू है, इंक्लूडिंग द पीरियोडिसिटी वाली वैल्यू। तो ये आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। पीरियोडिक है ये तो बात हो ही गई। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, फटाफट आंसर करेंगे। शुरू में जो क्वेश्चंस हैं वो 1 लाइनर है, पहला दोनों पार्ट, दूसरा भी जल्दी से करेंगे, तीसरा फटाफट जरा ये तीनों क्वेश्चन का आंसर करिए क्विक। तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड थर्ड। गेम 5 में कोई डाउट भी था क्या आप लोगों का? नहीं सर, गेम 5 तो पूरी हो गई। फर्स्ट हो गया? यस सर। बी पार्ट। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ था, सबसे पहले तो दिया हुआ था कि y इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीजर पार्ट x प्लस 3। इससे ये पता चलता है कि y एक इंटीजर है, यहां से पता चलता है कि y इज सर्टेनली एन इंटीजर। दूसरी बात कि यही चीज 2 टाइम्स इंटीजर पार्ट x प्लस 3 इज ऑल्सो गिवन एज 3 टाइम्स इंटीजर पार्ट x माइनस 2 प्लस 5। यहां से कुछ बात पता चलती है कि जिंट x क्या है ना? 2 टाइम्स इंटीजर पार्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये तो -2 को बाहर ले सकते हैं, तो 3 टाइम्स इंटीजर पार्ट x माइनस 6, क्योंकि -2 बाहर गया तो 3 इंटू -2 प्लस 5। यहां से जिंट x की वैल्यू आई कि नहीं आई? यहां से जिंट x की वैल्यू क्या आई बताओ? 4। 4। जिंट x की वैल्यू 4 आ गई। जिंट x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू भी आ गई, यहां डाल दो यहां पर। तो y की वैल्यू क्या आ गई बोलो? 4 2 8 प्लस 3 11 आ गया। अब y इंटीजर आ गया, तो जिंट ऑफ x प्लस वाई तुमसे पूछा गया था, बिकॉज y इंटीजर है तो y बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जिंट ऑफ x प्लस वाई सिंस y इज इन इंटीजर। तो इसके बाद तो आंसर ही आ गया। जिंट x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू भी पता है, तो आंसर आ जाएगा जिंट x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 11 है, तो मिला के कितना हो गया 15। ये था तुम्हारा ए पार्ट। बी पार्ट हो गया? यस यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस
थर्ड। पहले हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जिनका नहीं हुआ उनके लिए, बाकी लोग थर्ड फटाफट करते रहो। सेकंड क्वेश्चन में फैक्टर ही तो करना था। जिंट ऑफ एक्स को अगर आप y मान लेते हो तो ये एक सिंपल सी इनइक्वालिटी है, वाई स्क्वायर माइनस वाई 7y प्लस 18 माइनस 18 है, तो 9 2 ज़ा 18। तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि y माइनस 9 और y प्लस 2 फैक्टर हो जाएगा। अब आपके पास में क्या दिख रहा है, एक तो -2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक 9 है। वेविकर मेथड लगा दो, है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। y के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि वेविकर मेथड से सॉल्व करते थे। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, यहां से आया कि y की वैल्यू बोलो या तो लेस देन -2 होगी और या ग्रेटर देन 9 होगी। y क्या था, जिंट एक्स। जिंट एक्स इज लेस देन -2 और जिंट एक्स इज ग्रेटर देन 9। तो x के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, x बिलोंग्स टू, ये आया -∞ से -2 ओपन यूनियन, 9 से बड़ा है तो 10 क्लोज से स्टार्ट होगा, 10 क्लोज्ड टू इंफिनिटी। क्लियर है सबका? ही आंसर था, एक बार चेक कर लो। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। मैंने बी पार्ट इसका नहीं किया, बी पार्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि पाई स्क्वायर का जिंट क्या होता है। पाई स्क्वायर का जिंट क्या होगा, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 9 पॉइंट समथिंग। तो 9 से 10 के बीच में है, तो पाई स्क्वायर का जिंट 9 होगा, क्योंकि पाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 9 होगी, लेस देन 10 होगी। अच्छा, माइनस पाई स्क्वायर के बारे में क्या ख्याल है? -10 होगा गेट, -10। ये -10 से -9 के बीच में होगा, तो इसके जिंट की वैल्यू -10 होगी। और बस इसमें तो यही था कि अब तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स अगर देखो तो पाई स्क्वायर का जिंट तो 9 हो गया, तो ये कोसाइन ऑफ 9x हो गया और प्लस कोसाइन ऑफ 10x हो जाएगा। -10x होगा बट कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कोसाइन 10x हो गया। तो हमें पूछा था f ऑफ π/2 क्या होगा, तो आप बोलेंगे कोसाइन ऑफ 9π/2। ऑड मल्टीपल π/2 का कॉस क्या होता है, 0, प्लस कोसाइन ऑफ 10π/2 मतलब 5π, तो ये हो गया 0, और ऑड मल्टीपल पाई पर कॉस की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर -1 आ गया। तो ये तो सिंपल था। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड सेकंड हो गया। थर्ड हुआ? यस सर। किसका इसका थर्ड हो गया, जस्ट लेट मी नो। सुकृत तुम्हारा हो गया, मेहुल तुम्हारा भी हो गया होगा, यस साकेत? नहीं सर, अभी करता हूँ। अच्छा, एक सिंपल सा, अगर जब तक आप लोग कर ही रहे हैं क्वेश्चन, जो लोग कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस पर भी थोड़ा दिमाग लगाना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि y इज इक्वल टू, है ना, ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू जिंट ऑफ √x का ग्राफ बनाओ। जब x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से 30 तक, समझ रहे मेरी बात को, इस इंटरवल के लिए। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू जिंट ऑफ 2x का ग्राफ बनाओ जब x लाई कर रहा है 0 नहीं, यहां पर ले लिया -2 से 3 तक।
चलिए जी, फटाफट जरा सब लोग ये दोनों पार्ट को करके देखिए। कीप योरसेल्फ बिजी। हो गया सर। थर्ड हो गया, ओके। थर्ड किसका इसका हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में जरा बता दो। 3 लोगों का तो क्लियर है, हो चुका है, बाकी लोग भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 में जब आपको रूट एक्स का जिंट के बारे में सोचना होता है तो आप कैसे सोचते हो? क्योंकि जिंट एक्स, जिंट ऑफ एनीथिंग, इन ऑर्डर टू, ये बात को हमेशा अपने दिमाग में सेट करना है आपको, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, in order to find out value of integer part of any function fx, we try to figure out क्या, ये बताओ मुझे। if fx lies between two consecutive integer, fx कब 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, कब 1 से 2 के बीच लाई कर रहा है, कब 2 से 3 के बीच लाई कर रहा है। तो जिस फंक्शन का जिंट का वैल्यू चाहिए, उस फंक्शन की वैल्यू कब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच होती है, यही हमारा देखना होता है। वो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे और बात हो जाएगी। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं रूट एक्स, अगर एफ एक्स हमारा रूट एक्स है, तो हम मान लेंगे कि रूट एक्स मान लो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स कहां लाई कर रहा है? एक्स लाई कर रहा है एन स्क्वायर से एन प्लस 1 स्क्वायर। अब एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, तो आप केसेस किस तरह से लेंगे ये मैं दिखा रहा हूं। एन 0 होगा तो 0 से 1, एक केस होगा एक्स लाइज 0 to 1। एन की वैल्यू 1 लोगे तो एक केस आएगा एक्स बिलोंग्स टू 1 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर, 1 से 4। तो ऐसा जो केस बनेंगे ना, ऐसे बनेंगे, 0 से 1 केस बनेगा, फिर केस बनेगा क्या, 1 क्लोज्ड से 4 ओपन बनेगा, फिर क्या बनेगा, 4 क्लोज्ड से 4, 2 स्क्वायर से 3 स्क्वायर, 9 ओपन बनेगा। ऐसे इंटरवल्स लेंगे। तो इस केस में जिंट एक्स, जिंट ऑफ रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोलो? 0 से 1 में क्या आएगी भाई? अगर x 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर, जिंट एक्स भी 0 से 1 है, रूट एक्स भी 0 से 1 है, तो उसका जिंट 0 होगा। 1 से 4 में क्या बनेगा? जब x की वैल्यू 1 से, सॉरी, x की वैल्यू 1 से 4 है तो रूट x की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू 1 से 4 है तो रूट x की वैल्यू क्या होगी? 1 point something। रूट x की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, मतलब 1 से 2 होगी, ऐसे बोलो, वैल्यू मत सोचो। यस सर। तो 1 से 2 होगी, 1 से 2 होगी तो जिंट क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। रूट एक्स का जिंट 1 आ जाएगा। इस इंटरवल के लिए क्या आ जाएगा? तो x है 4 से 9, तो रूट एक्स होगा 2 से 3, 2 से 3 तो 2 आ जाएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा रूट एक्स का? रूट एक्स का ग्राफ, रूट एक्स का जिंट का ग्राफ कैसा बनेगा? समझ में आ रही बात कुछ? रूट एक्स के इंटीजर पार्ट का ग्राफ कैसा बनेगा? दिस इज माय क्वेश्चन। तो मैं बोलूंगा कि 0 ये है मान लो, 1 ये है, फिर 1 के बाद ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर 4 के बाद ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो 0 से 1 में तो 0 आ रहा है, आंसर 0। 0 से 1 में आंसर क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ तो 0 आ गया, 0 ऐसे, ऐसे ग्राफ बनेगा। 1 0 पर क्लोज और 1 पर ओपन कर देना आप।
1 पर क्या कर देना, ओपन, ऐसा। बट 1 से 4 में अगर x की वैल्यू 1 से 4 है तो जिंट x की वैल्यू 1 है, तो ये एक यूनिट जंप करके यहां से स्टार्ट होगा और 4 तक, 4 ओपन, ऐसे ज्वाइन कर दो इसको ऐसे। 4 से 9 में, 4 से 5 6 7 8 9 में क्या हो जाएगा, 2, जिंट x की वैल्यू 2, तो यहां पर एक यूनिट और जंप करके यहां पर क्लोज करके और 9 पर ओपन करके और ऐसे ज्वाइन कर देना इसे। तो आप देखोगे कि ये पहले 1 यूनिट की लाइन होगी, फिर 3 यूनिट की लाइन होगी, फिर 5 यूनिट की लाइन होगी, ऐसे लाइन की लेंथ बढ़ती जाएगी ऐसे, और ये ग्राफ को कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब मैंने रूट एक्स के जिंट का ग्राफ के बारे में बताया। इसी तरह से 2x के जिंट का ग्राफ देखना है तो क्या करना होगा, जब जब 2x इंटीजर है, 2x जब दो इंटीजर के बीच में है ना, 2x जब n और n+1 के बीच में है, मतलब x क्या है, x n/2 और n+1/2 के बीच में। समझते हो कैसे इंटरवल्स लेंगे, 0 से हाफ, फिर हाफ से 1, 1 से 1.5, फिर 1.5 से 2, ऐसे आधा या हाफ यूनिट के इंटरवल्स लेकर के फिर जिंट का ग्राफ बनेगा। 0 से हाफ में 0, हाफ से 1 में 1, फिर 1 से 1.5 में 2, फिर 2 से 2.5 में 3, और 1.5 से 2 में 3, फिर 2 से 2.5 में 4, ऐसे करके आप उसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये तो एक डिस्कशन हुआ कि ये कैसे करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका भी लॉजिक यही है। लैम्डा तो वेरिएबल है, एन कोई इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो ये नंबर का जिंट आपको पता करना है, ये वैल्यू पता करनी है। किसी भी नंबर का जिंट पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर के जिंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ढूंढना होता है कि वो नंबर कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच है। और किसी नंबर के रूट का जिंट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, किसी नंबर के रूट का जिंट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जल्दी बोलो। रूट इन कंसेक्यूटिव। हाँ, तो हमें देखना है कि वो नंबर कौन से दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में है ना। यहां देखो, यहां कि x हमारा कौन से दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर ऑफ इंटीजर के बीच में है, कंसेक्यूटिव इंटीजर के स्क्वायर के बीच में x को लोकेट करना होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया, इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया। सिर्फ ये बात समझने की बात है, ये नोट कर चुके होंगे, मैं हटा रहा हूं इसको। तो मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं कि n² + 1 जो है ये कौन से दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में है। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये नंबर n² से बड़ी है, मानते हो कि नहीं मानते हो। और ये भी क्लियर दिख रहा है कि ये नंबर n² + 1 + 2n से छोटी है, बोलो हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब है कि n² + 1 जो है वो n² से बड़ा और n+1² से छोटा। इसका मतलब है कि इसका इंटीजर पार्ट क्या हुआ, n² + 1 का इंटीजर पार्ट क्या होना चाहिए भाई, अरे इसके रूट का इंटीजर पार्ट क्या होना चाहिए, n। हाँ। तो अब मैं यहां से क्लेम कर रहा हूं कि रूट ऑफ n² + 1 की वैल्यू n से बड़ी है और n+1 से छोटी है। इसका मतलब है कि इंटीजर पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n² + 1 इज नथिंग बट n। यहां से आ गया कि इसमें ये चीज को यहां पर पुट करो तो आया n² + लैम्डा का जो इंटीजर पार्ट है, इसके रूट का जो इंटीजर पार्ट है, ये कितना आ गया, n आ गया। क्या मतलब हुआ इसका, किसी नंबर का इंटीजर पार्ट n है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो नंबर n और n+1 के बीच में है। n+1 के बीच में है। तो यहां से आ गया तुम्हारा कि n² + लैम्डा का जो रूट है
वो n और n+1 के बीच में है। अब क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो यहां से आ जाएगा कि n स्क्वायर प्लस लैम्डा n स्क्वायर प्लस 2n+1। यहां से आ गया कि लैम्डा कहाँ लाई करेगा, बोलो। लैम्डा लाई कर रहा है 0 से किसके बीच में, 2n+1। तो लैम्डा की कितनी, और लैम्डा इंटीजर है, लैम्डा इज अ नेचुरल नंबर, ये बोला गया, तो लैम्डा की कितनी इंटीजर वैल्यू होंगी, नेचुरल नंबर वैल्यूज होंगी। 2n होंगी, मतलब 0 तो आएगा नहीं। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू होगी 1 2 3 4, और मैक्सिमम क्या होगी, 2n+1 से जस्ट छोटा वाला नेचुरल नंबर 2n। तो लैम्डा विल गेट 2n डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो यहाँ पर्पस दो था, एक तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना एक पर्पस है, साथ के साथ थोड़ी समझ होनी चाहिए। किसी भी फंक्शन का जेंट ड्रॉ करना, वो तुम्हें sin x का जेंट ड्रॉ करना, cos का जेंट ड्रॉ करना, 2x का, x² का, x³ का, क्यूब रूट x का, तो वो ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस फंक्शन का जेंट लिखना है, पहले हमें उस फंक्शन की वैल्यूज को ध्यान से देखना पड़ेगा कि कब वो वैल्यू 0 से 1 है, कब वो 1 से 2 है, कब 2 से 3 है, मतलब कब वो वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच फॉल कर रही है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप डिसीजंस लेंगे, जेंट की वैल्यू निकालते जाएंगे। ये प्रॉपर्टी हम लोग पूरा ही प्रूफ कर चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं, ये प्रूफ इज ऑलरेडी डन। तो यहां से क्वेश्चंस पे चलिए। सर आपने वो क्वेश्चन देखे थे मैंने भेजे थे आपसे? दे अभी अभी मैंने देखना शुरू किया, अभी देख रहा था मैं क्लास के जस्ट पहले जब पहुंचा था ना, तो अभी मैं करता हूँ। एक क्वेश्चन, एक पैसेज था, पैराग्राफ, वो तो हो गया था, उसको मैं अभी शेयर कर दूंगा, फिर बाकी भी देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब उसमें खास करके जो इलिप्स से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो ठीक हैं, वो मतलब कि थोड़े से मतलब कॉन्सेप्चुअल भी है और ज्योमेट्रिकल भी हैं, बट कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो हो जाना चाहिए था। जैसे एक पैसेज अभी मैं कर रहा था, ये तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हुआ, उसका एक पार्ट तुम्हारा हुआ था, दो नहीं हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। कुछ तो ये समझ में आ सकता है कि इन क्वेश्चंस में, इनमें से कुछ एक क्वेश्चन में +2 का जो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है वो भी यूज होता है, तो हो सकता है कि वो पॉइंट पर तुमने ध्यान ना दिया हो, इसके वजह से वो चीज़ नहीं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट था जिसको कैच करना था, वो ना कैच हुआ हो और गलत हो गया हो, या नहीं बना हो आंसर, ऐसा हो सकता है। कैलकुलेशन भी इसमें कुछ में तो ज्यादा चल गया। हाँ वही ना, कैलकुलेशन ही अवॉइड करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स को देखना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो था भी। चलो जी, इसका आंसर पहले का,
बोल रहे x अगर 9 log ऑफ 9 टू द बेस 4 है और log ऑफ 28 टू द बेस 9 है तो आपको बताना है कि जिंट x की वैल्यू 3 होगी। तो ऑब्वियसली आपको यहां पर ये दिखाना है कि जो लॉग के दो टर्म्स हैं उनका सम 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यही दिखाना है, दैट्स इट। कैसे दिखाएंगे दैट इज अप टू यू। क्या करें बताओ। हाउ डू यू शो दैट द जिंट ऑफ दिस नंबर इज 3? लॉग ऑफ 9 बेस 4 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये log 2 base 3. 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। Yes. यस सर। 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, ये तो पक्का है। इस बात को कैसे आप शो करोगे? तो शो करने के लिए आप ये बोल दो कि 9 जो है वो 4 से बड़ा है और 16 से छोटा है। और अगर मैं log टू द बेस 4 ऑपरेट करता हूं, 4 बेस का log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो 4 का log 4 बेस पर 1 हो जाएगा, 9 का log 4 बेस पे ये आ गया, 16 का log 4 बेस पे 2 आ जाएगा। तो ये बात तो प्रूव करना बहुत ही आसान था। अब इसी तरह से इसके बारे में थोड़ा फिगर आउट करते हैं। ये इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? 28 का log 9 बेस पर ट्वेंटी एट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि 9 के रेस्पेक्ट में 28 9 की कौन सी पावर के बीच में लाई करता है? तो 28 9 से बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, और 81 से छोटा है, ये भी कोई डाउट नहीं है। 9 और 9 स्क्वायर के बीच में है। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन को जब इवेलुएट करना होता है तो हम इनपुट को बेस के पावर के फॉर्म में देखते हैं। जैसे अगर मुझे log x बेस 4 चाहिए तो x को हम 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब 4 की पावर समथिंग के फॉर्म में देखेंगे तो वैल्यू आएगी। यही चीज मैं कर रहा हूं। 28 9 से 9 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अगर मैं log ऑपरेट करता हूं 9 बेस पर तो आ जाएगा 1 लेस देन log ऑफ 28 बेस 9 लेस देन 2। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। क्या इससे, क्या इन दो इंफॉर्मेशन से कैन वी से दैट अ जॉब इज डन? No. नो नो नो। अब क्या करें देन? लोअर लिमिट का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोअर लिमिट 3 दिखानी है ना हमें, अपर लिमिट तो हो ही गया। लोअर लिमिट 3 दिखानी है, तो क्या करें? तो क्या करें? दिस इज द क्वेश्चन। अपर लिमिट तो बहरहाल सही है, लोअर लिमिट की बात करें। लोअर लिमिट की बात करें, क्या हम इसमें कुछ बेटर सोच सकते हैं? मतलब क्या आप इसमें कुछ बेटर सोच सकते हो? बोलो भाई।
या इसमें कुछ सोच सकते बेटा, यहाँ पर 9 लिया तो थोड़ा लफड़ा हुआ है ना। अगर 9 के 9 तो बहुत ही लो है, हम इसको अगर ऐसा लिख दें 27 कुछ ऐसे 27 से बड़ा है और 81 से छोटा है, और अगर अब मैं लॉग लेता हूं तो क्या आएगा, लॉग ऑफ 27 बेस 9 लेस देन लॉग ऑफ 28 बेस 9 एंड लेस देन लॉग ऑफ 81 बेस 9। ये हो गया तुम्हारा कितना भाई बोलो, 27 3 क्यूब होता है तो 3/2 हो जाएगा ये, 3/2 टाइम्स लॉग ऑफ 3 बेस 3 1 हो गया ना ये, तो ये 3/2 हो गया है ना। प्रॉपर्टी याद है ना लॉग की, 3 Yes, sir. स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 3 क्यूब ऐसा। तो यहां से तो थोड़ा हमें राहत मिली कि log 28 बेस 9 की वैल्यू 3/2 से बड़ी है और 2 से छोटी है। दिस इज स्लाइटली बेटर देन द प्रीवियस अजम्पशन, थोड़ा बेटर अप्रोक्सीमेशन हो गया। ऐसे ही क्या यहां भी कुछ सोच सकते हैं, 8 हाँ तो 9 के बारे में भी तो हम ये बोल सकते हैं ना, 9 की वैल्यू 8 से बड़ी है और किससे 16 से छोटी है। अब हम अगर log बेस 4 ऑपरेट करते हैं तो log 8 बेस 4 लेस देन log 9 बेस 4 लेस देन log 16 बेस 4। तो ये क्या हो गया, फिर से ये भी आ गया 3/2 लेस देन log ऑफ 9 बेस 4 लेस देन log ऑफ 16 बेस 4। तो अब ये दो इनइक्वालिटीज दो इनइक्वालिटीज आप क्लियर कट देख सकते हो है ना, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर दो तो क्या आ गया बेटा, एडिंग log 9 बेस 4 प्लस log 28 बेस 9 की वैल्यू 3/2 प्लस 3/2 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, और इसको इसी को हम x बोल रहे थे, तो x लाइज 3 to 4 क्लियर हो गया। तो जिंट x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे इंस्टेंट एक ही बार में मिल जाता है। आप सोचना तो स्टार्ट करो, जब आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो कुछ पार्ट फिगर आउट हो जाएगा, कुछ पार्ट रह जाएगा, जो रह जाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से सोचेंगे तो रास्ते निकलेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसा ही होता है कि आप स्टार्ट ले लो, आप बैठे रहोगे तो नहीं होगा, अचानक सोचोगे कुछ ऐसे हेवनली कोई आइडिया स्ट्राइक करे हो जाए तो भी नहीं होगा, है ना। कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी नहीं होगा। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए क्विक जल्दी से। सेकंड भी हो गया, कुछ लोगों ने तो बोला कि हो गया। होने वाला है। Yes, sir. हो गया। किसका इसका हो गया, मेहुल तुम्हारा हो गया? यस सर। तो ऐसा है ना कि बैठ करके इसी टाइम में क्वेश्चंस करते रहो इसके टेक्सचुअल असाइनमेंट के, है ना। जस्ट मेक यूज ऑफ टाइम, जहां पर आपको लगे कि ये वर्थ है देखना तो उसको आप देखो, बाकी टाइम में आप क्वेश्चंस करते रहो। जो लोग क्या हो गया, डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप योरसेल्फ बिजी। पिछला नहीं हुआ था सर जब मैंने किया था, मतलब ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो बोल रहे हैं फाइंड द समेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए। दिया है ए रेंजेस फ्रॉम 1 to 500, तो क्लोज इंटरवल 1 से 500 में ए लाई कर रही है और हमें ए की वो सारी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज चाहिए फॉर विच दिस इक्वेशन गेट सेटिस्फाइड। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मैं इसके बारे में देखूं तो 2-3 बातें क्रूशियल है। पहला क्रूशियल है जो गिवन है, वो क्या क्या गिवन है कि ए एक नेचुरल नंबर है नहीं, चाहिए, क्योंकि बोल रहे हैं फाइंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। तो वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द ए विच इज नेचुरल नंबर एंड lying between what 1 से 500, और उन ए का सम करना है। और वो ए किसको सेटिस्फाई कर रही है? ऑल्सो दैट ए इज इक्वल टू क्या, इंटीजर पार्ट एक्स का क्यूब प्लस एक्स। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फिगर आउट करना, हमें फिगर आउट करना है सिग्मा ए, वो सारे ए का सम। मतलब हमें फिगर आउट करना है सिग्मा ऑफ एक्स जिंट एक्स का क्यूब प्लस एक्स। लेकिन एक्स क्या है ये जानना जरूरी है। एक्स क्या है? तो एक्स यहां पर बिकॉज ए नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर है, तो अगर दो नंबर का सम इंटीजर है तो पहली इंटीजर है तो दूसरी भी इंटीजर होनी पड़ेगी। तो बिकॉज ए इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, कौन सा, जिंट एक्स का क्यूब इंटीजर है, देयरफॉर एक्स भी इंटीजर होना चाहिए, एक्स मस्ट बी इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर है तो जिंट एक्स इज नथिंग बट एक्स। तो ये आ गया तुम्हारा जिंट और सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सिग्मा एक्स हो गया। अब हमें आंसर निकालने के लिए क्या चाहिए कि एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो आप बताओ एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा? एक्स की वैल्यू 1 हो सकती कि नहीं? यस सर, 7 तक करेगा। एक्स 1 से स्टार्ट होगा, ये तो क्लियर दिख रहा है। कैसे पता चला कि एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है? क्योंकि ए अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो ये ए की रेंज में आना चाहिए, है ना। तो 1 + 1 2 इसमें है ना। एक्स की वैल्यू 2 लेता हूं तो 8 + 2 10 भी इसमें है। तो x 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू लेगा। x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? तो अगर x की वैल्यू मैं 6 लेता हूं तो क्या आएगा, 7 लेता हूं तो क्या आएगा, 7 क्यूब प्लस 7। 7 क्यूब प्लस 7 कितना होता भाई? 7 क्यूब कितना होता? 343 प्लस 7 350 हो जाएगा। और यहां से ये भी क्लियर है कि अगर मैं 8 क्यूब करता हूं तो 8 क्यूब एक्सीड कर जाएगा। 8 क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 8 स्क्वायर इज 64 इंटू 8 करेंगे तो ये 500 को क्रॉस कर जाएगा। तो हमने बोला कि x की मैक्सिमम वैल्यू 7 ही हो सकती है। और इसके बाद तो आंसर आ गया जी। फर्स्ट 7 क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर क्या आएगा? तो 7 इंटू 7 + 1 / 2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? समेशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यस प्लस 7 इंटू 7 + 1 / 2 and therefore you got the answer 28 का स्क्वायर प्लस 28 एंड 28 का स्क्वायर कितना होता है जी? 30 - 2 का होल स्क्वायर 784 या 25 + 3 का होल स्क्वायर, चाहे जैसे लिख दो। तो 784
plus 28, that makes how much? 812. तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत मेजर इशू नहीं था, सिर्फ एक ही बात ऑब्जर्व करनी थी कि एक्स इंटीजर होगा। जैसे ही आपने ये ऑब्जर्व किया कि एक्स इंटीजर होगा, उसके बाद ये रेशनलाइज हो जाता है, सिंपल हो जाता है। अगला क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि इसमें आप जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वो करके दिखाओ, ठीक है? एक ये जल्दी से करके दिखाओ और एक ये करके दिखाओ। ये वाला पार्ट तो आराम से सोच के कर लेना, इसमें कोई बहुत मेजर इश्यू नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बट वो हो जाएगा। मैं थोड़ा टाइम भी देना चाहता हूँ कि इसको आप आराम से करो। अभी तुरंत सोचोगे तो हो सकता है ना सोच पाओ, लेकिन अगर आपने थोड़ा वक्त दिया तो वो सोच लेंगे। बट बी और थर्ड का बी और फोर्थ तो आप इंस्टेंट कर सकते हैं, तुरंत सोच के जल्दी से। तो इस पार्ट में तो काफी बेसिक सी बात है कि किसी नंबर का या रादर साइन एक्स का जिंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन एक्स कहां से कहां लाई कर रहा होगा? 0 close to 1. साइन एक्स की वैल्यू 0 क्लोज्ड से 1 ओपन में लाई कर रही होगी। अब इसके बाद का डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ नहीं, साइन एक्स का ग्राफ देखना चाहिए बस। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है, -1 मिनिमम होती है, और साइन एक्स का ग्राफ अगर आप फिगर आउट करो तो 0 पाई 2 पाई, एक पीरियड भी देख लोगे ना तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा, -पाई -2 पाई। तो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स लुक्स लाइक दिस, रफली इट लुक्स लाइक दिस। ऐसा ऐसा होना चाहिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब इस ग्राफ पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि साइन एक्स की वैल्यू कब कब इस इंटरवल में लाई कर रही है। वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको दिख ही रहा होगा 0 से पाई तक पूरा ले सकते हैं। सिर्फ यहां पर वैल्यू 1 हो रही, 1 नहीं चाहिए मुझे,
तो ये 1π/2 मिसिंग होगा ऐसा। तो एक इंटरवल तो मेरे को ये मिल रहा है, आप सभी को ऑब्जर्व करना आसान है, देख लो, है ना। 0 लेंगे बट π/2 नहीं लेंगे और पाई तक लेंगे, π/2 इज मिसिंग। और फिर इस तरह की वैल्यूज हमें पीरियोडिकली मिलती जाएंगी, यहां भी मिलेंगी 2π से 3π एक्सेप्ट 5π/2, यहां भी मिलेगी दिस टू दिस एक्सेप्ट दिस वन। ये कितना है? -3π/2। यहां पर कितना है? ये वाला 5π/2 मिसिंग होगा। तो आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू, केवल एक इंटरवल को जनरलाइज करो, इस वाले को, तो 0 to π क्लोज्ड एक्सेप्ट π/2। बट आपको पता है कि जनरल एंगल का जनरलाइजेशन या साइन का पीरियड होता है 2π, तो 2π का मल्टीपल ऐड कर दो तो जनरल मिल जाएगा। तो जनरल आ जाएगा x बिलोंग्स टू, बोलो 2nπ, हर एक एंगल में 2π ऐड, 2π का मल्टीपल ऐड करो, 2nπ से लेके 2nπ प्लस पाई, 2n प्लस 1π, इवन मल्टीपल पाई से लेके नेक्स्ट ऑड मल्टीपल पाई, क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट इन दोनों के बीच में एक π/2 का मल्टीपल आएगा, वो कौन सा होगा? 2nπ प्लस π/2, तो वो आ जाएगा 4n प्लस 1π/2, 4n प्लस 1π/2। ये एक मिसिंग होगा, ये एक केस। हर इंटरवल में, हर एक पाई का जो इंटरवल आएगा ना ऐसा वाला, उसमें से ये वाला एंगल एक मिसिंग होगा। और इस तरह के कितने एंगल आएंगे? तो n की वैल्यू 0 दोगे तो पहला वाला आएगा, n की वैल्यू 1 दे दो तो ये वाला आ जाएगा। कौन से? 2π से 3π एक्सेप्ट 5π/2। n की वैल्यू 2 दोगे तो उसके आगे वाला आ जाएगा, n की वैल्यू -1 दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इन सारे का हमें क्या लेना पड़ेगा? यूनियन लेना पड़ेगा, जहां पर n क्या है? n इज एन इंटीजर। तो ये सोल्यूशन सेट हुआ। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? जस्ट लेट मी नो। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो थर्ड बी समझ में आ गया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। ग्रेट। फोर्थ में व्हाट इज वाई? वाई है तुम्हारा, हाँ? ये सोल्यूशन बता रहे हो तुम? गलत है। वाई तुम्हारा क्या है जी? 1/3 टाइम्स जिंट साइन प्लस जिंट साइन प्लस जिंट साइन हो जाएगा, तो 3 टाइम्स जिंट साइन एक्स हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये जिंट है बाहर निकल आएगा, फिर ये जिंट है बाहर निकल आएगा, तो साइन एक्स प्लस साइन जिंट प्लस साइन जिंट प्लस साइन जिंट करके ट्रिपल जिंट साइन एक्स हो जाएगा। तो एक्चुअली जिंट साइन एक्स हो गया, सिंपल सी बात है। वेरएज इसको देखो, इसका मतलब क्या हुआ? ये जिंट वाई बाहर आएगा तो 2 टाइम्स जिंट वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स आया, तो यहां से आया वाई जिंट वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, जिंट वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा जी, अगर ये समझ में आ गया तो ये वाली वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो। जहां y है वहां पर आप जिंट साइन एक्स लिख दो, तो आ जाएगा जिंट ऑफ जिंट साइन एक्स इज इक्वल टू जिंट इज इक्वल टू कॉस एक्स। मानते हो कि नहीं मानते? बट आप ये भी जानते हो बाई प्रॉपर्टी कि जिंट अप्लाई करने के बाद नंबर इंटीजर हो जाता है और उसके बाद जिंट करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन एक्स का जिंट इज इक्वल टू कॉस एक्स। बोलो हाँ या ना? यस सर।
जब हम यहां तक कंक्लूड कर चुके हैं, इसके बाद का सोचने का तरीका थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए और कूल होना चाहिए। जैसे ये एक इंटीजर है, LHS इंटीजर है, क्योंकि जिंट ऑफ एनीथिंग इज एन इंटीजर। तो सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब cos x इंटीजर हो। Yes. तो हम बोलेंगे सोल्यूशन में एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ cos x इंटीजर हो, मतलब जब cos x की वैल्यू -1 हो या 0 हो या 1 हो। और कोई केस के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अरे cos x का जिंट की वैल्यू यही 3 हो सकती है ना। cos x के जिंट की वैल्यू, cos x इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू cos x की तो 3 ही हो सकती है, या तो -1 या तो 0 या तो 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो लेट्स ओनली फोकस ऑन दीज 3 केसेस। केस 1, कब? जब cos x की वैल्यू क्या है? जब cos x की वैल्यू 0 है या ±1 है, यही मान लेते हैं। जब cos x की वैल्यू क्या है? -1 है या +1 है। एक बात बताओ, cos की वैल्यू -1 या +1 कब होती है? जब x पाई का मल्टीपल है। तो इसका मतलब हुआ दैट इज x इज इक्वल टू n पाई। दैट इज x इज इक्वल टू n पाई। बोलो हाँ या ना? Yes. अच्छा, x अगर n पाई हो गया, x अगर पाई का मल्टीपल हो गया तो साइन x क्या हो गया? 0 हो गया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो जिंट ऑफ साइन x क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो बड़ी लफड़ा हो गया कि जब जब cos की वैल्यू -1 या +1 होगी तो RHS 0 हो गया। और LHS क्या है भाई? और LHS क्या है? माइनस या +1, ±1 है। क्या ये इक्वालिटी होल्ड करेगी? तो LHS इक्वल टू RHS पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो मैंने 2 केस तो रूल आउट कर दिया कि -1 cos x की वैल्यू -1 रूल आउट हो गई, cos x की वैल्यू 1 रूल आउट हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो हाँ या ना? Yes. सभी लोग बोलो भाई, केवल एक आवाज सुनाई दे रही है। Yes, sir. अब आ जाते हैं, अब कौन सी वैल्यू, कौन सा केस बच गया? जब cos x की वैल्यू 0, ये वाला केस। sin x 1 हो जाएगा फिर से। हाँ, cos x जब जब 0 होता है बेटा तो x जो है वो ऑड मल्टीपल π/2 होता है। sin x plus और minus ऑड मल्टीपल π/2 पर sin x की वैल्यू या तो 1 आएगी और या तो -1 आएगी। तो उस केस में जिंट ऑफ sin x क्या आ जाएगा? तो 1 का जिंट भी 1 होता है और -1 का -1, तो ये इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी। तो अब RHS तुम्हारा LHS +-1 हो गया और RHS क्या हो गया? 0 हो गया। तो फिर से LHS इक्वल टू RHS पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने सीधे सीधे रूल आउट कर दिया कि ये इक्वेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आया? No solution. no solution। अब ऐसा नहीं, इसको मेरा जो आपके लिए सजेशन है कि ये डिस्कशन हमने जो किया, इस डिस्कशन में हमने जिंट की कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करी और प्लस बेसिक अलजेब्राइक अप्रोच फॉलो करी, और कुछ नहीं किया मैंने। सिंपल लॉजिक, सिंपल अलजेब्राइक अप्रोच और जिंट की बेसिक प्रॉपर्टी और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी। बट आप क्या करना, आप इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन लेके आओ। ग्राफिकली करा। जिंट साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन तुमने ग्राफिकल किया, दैट्स वेरी गुड। बट एनालिटिकल देखो, एनालिटिकल भी काफी आसान है, एनालिटिकल में भी ज्यादा इश्यू नहीं है। बट ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा होगा ये सोचना है आपने।
कैसा होगा? ग्राफिकली कैसा हुआ? ग्राफिकली तुमने किया था तो सोल्यूशन तुम्हारा क्या आया था? यही नो सोल्यूशन ही आया था ना? यस सर, बस वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता था कि वहाँ पे क्लोज कहाँ पे और ओपन कहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली वही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ग्राफिकली मेरे साथ ही करके देख लो, एक पीरियड की बात करेंगे और उसी में बात सारी समराइज हो जाएगी। 1 पीरियड, ये लो जी, मान लो हमने एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ कर दी और 0 से 2 पाई ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, 0 से 2 पाई, क्योंकि ये भी 2 पाई पीरियड से पीरियोडिक है और ये भी साइन और कॉस दोनों। तो 0 से 2 पाई इंटरवल सफिशिएंट है। ये 0 है सब, और ये मान लो पाई है, और ये 2 पाई है। और हमें ग्राफ जितना सुंदर, जितना अच्छा ग्राफ बनाएंगे ना, उतना क्लैरिटी से तुम्हें समझ में आएगा। पाई मतलब 3 होता है तो 1, यहाँ पर ये मान लो 1 है ऐसे, दिस इज 1 लाइन, y इक्वल 1 लाइन, क्योंकि ये अपर लिमिट होगी साइन के ग्राफ, साइन और कॉस के ग्राफ की। और ऐसे ही y इक्वल टू -1 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो। अब आप जरा पहले तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन एक्स का ग्राफ। और मैं साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, लेकिन साइन एक्स का ग्राफ बनाते समय मैं यूज करूंगा थोड़ा लाइट कलर, है ना। तो साइन पाई पर 0 होता है, पाई बाय 2 पर 1 होता है। तो मैं ये सब बातों का ध्यान रख करके साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं। ये लो, यहां से पास करता हुआ ये वाला पॉइंट से पास कर रहा है, और ये पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट से पास कर रहा है, फिर ये पॉइंट से पास कर रहा है, फिर ये पॉइंट से पास कर रहा है। तो ग्राफ इज अप्रॉक्सीमेटली ऐसा है, मान लो ऐसा, फिर यहां से फिर यहां, फिर यहां, ऐसा मान लो। ये साइन का ग्राफ है। अब साइन एक्स की वैल्यू 1 हो रही है और -1 हो रही है, और 1 और -1 के बीच की वैल्यू हो रही है। अब इसका जिंट लेंगे। जिंट लेने पे क्या होता है, अगर वैल्यू 1 से 0 के बीच में है तो 0 आ जाएगा, 1 पर 1 आ जाएगा, -1 से 0 में -1 आ जाएगा। तो जिंट साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा ये बताओ, जिंट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? तो जिंट साइन एक्स का ग्राफ मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कलर ग्रीन कलर से। कौन सा ग्राफ? y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ साइन ऑफ x। तो 0 से पाई बाय 2 तक तो ये 0 रहेगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है तो जिंट साइन x की वैल्यू 0 से 1 है, 0 क्लोज से 1 ओपन, और 0 से 1 के बीच जो भी नंबर है उसका जिंट 0 है। बट पाई बाय 2 इनपुट देते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहां पर एक डॉट आएगा ऐसा, ये डॉट आएगा ये। फिर इसके बाद फिर से 1 से छोटा हो गया तो साइन की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो फिर से 0 आ जाएगा। ये ग्राफ किसका ड्रॉ हो रहा है? ये किसका ग्राफ है? ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया, ये ग्राफ किसका है? जिंट साइन एक्स। जैसे ही x की वैल्यू पाई से थोड़ी बड़ी हुई, साइन x की वैल्यू 0 से थोड़ा छोटी हो गई, -1 जिंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये ऐसा, इसके बाद -1 ही रहेगी जिंट की वैल्यू, कहां तक? 2 पाई तक। बट 2 पाई पर फिर से जिंट साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक पीरियड में ये जो ग्रीन कलर से मैंने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया है, ये जिंट ऑफ साइन एक्स है। अगर आपको ग्रीन कलर नहीं पसंद है तो आप कोई दूसरा कलर से भी इसको मैं शो कर सकता हूं, नॉट टू वरी। ये ग्राफ है। अब हमें इसका इंटरसेक्शन देखना है किसके साथ? कॉस का ग्राफ के साथ में।
कॉस का ग्राफ बनाना इंटरेस्टिंग है। कॉस का ग्राफ अगर बनाओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। आप सभी को कॉस का ग्राफ पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहां से कॉस का ग्राफ चलेगा, यहां से ऐसे डिक्रीज करते हुए वो पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 पर यहां पहुंचेगा यहां पर। लेकिन जब ये पाई बाय 2 पर जब ये 0 होगा तो उस समय ये वाला 1 हो चुका है। हाँ, तो इसलिए ये मीट नहीं करेगा, यहां नहीं इंटरसेक्ट करेगा। वो इंटरसेक्ट कर सकता था लेकिन जिंट ने अपनी वैल्यू में जंप कर लिया, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं किया। एक तो ये इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी थी दोनों ग्राफ की, जो कि अवॉइड हो गई। इसके बाद साइन का ग्राफ फर्दर, कॉस का ग्राफ फर्दर क्या होगा भाई, यहां से ऐसे डिक्रीज करता हुआ ये इधर जाएगा ऐसा, और फिर ये ऐसा करके यहां पर -1, पाई पर -1 होता है, लेकिन पाई पर कॉस की वैल्यू -1 है तो जिंट साइन एक्स 0 है, तो यहां भी देखो मिलने का चांस नहीं है। इसके बाद जब साइन एक्स का जिंट -1 हुआ तो अब कॉस की वैल्यू अब छोटी हो गई, ऐसे चली गई इधर, यहां से ऐसे, और यहां से इधर चली गई। तो दो पॉसिबिलिटी थी जहां पर ये दोनों फंक्शन मिल सकते थे। कहां पर, एक यहां और एक यहां, और ये दोनों पॉसिबिलिटी क्या हो गई, डिनाई हो गई। तो देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आ गई बात, ग्राफिकली समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। यस सर, आ गई। यस सर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आज के डिस्कशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको करना क्या है, आपने गेम 5 के क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, गेम 6 के सारे सम्स कर जाओ, और साथ के साथ टेक्सचुअल असाइनमेंट जो शेयर करी मैंने, कहां तक आप टेक्सचुअल असाइनमेंट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। कल मैं और क्वेश्चन कराऊंगा और डोमेन और रेंज पर मूव करेंगे हम लोग, लेकिन पहले मैं बता दूं कि आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं। अब आप गेम के क्वेश्चन प्लीज मत करें, गेम के क्वेश्चन जब मैं कोई गेम का इंस्ट्रक्शन दूं तभी आप करिए, ठीक है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन कहाँ करना है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज में जाइए, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2, 3, 4, 4 मतलब मॉड्यूलस सिग्नम फंक्शन हो गया है ना, 5 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप T1 से T5 काफी काम है आपको करने के लिए। हर एक टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आप देखोगे ना 15 क्वेश्चन होंगे, 15 से 16 क्वेश्चन। अब आपने वो उसको एक टेस्ट कंडीशन में करना है। क्या करना है जी, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 से 2, 3, 4, 5 है ना। 15 क्वेश्चन का मतलब है कि 45 मिनट ईच मैक्सिमम। टेस्ट कंडीशन इतने तो लगते नहीं सर टेक्सचर्स में तो। कुछ किसी में नहीं लगेंगे, किसी में इससे ज्यादा लगेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या हो गया कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करेंगे तो किसी में 45 मिनट, मैंने बोला कि आप एक जनरल बेंचमार्क रखो, बट यूजुअली आपको रखना है 45 मिनट भी नहीं, चलो मैं 30 मिनट रखो, ठीक है ना, 30 मिनट। 15 क्वेश्चन है तो भी 30 मिनट, 20 क्वेश्चन है तो भी 30 मिनट, वो 30 मिनट का एक ब्रैकेट रखो, 30 मिनट में टेस्ट कंडीशन में करो, फिर जो ना आए उसको अलग से बैठ के फिर से ट्राई कर लो। तो 30 मिनट ईच करके करिए, 5 एक्सरसाइजेस हैं, ये 5 कर जाइए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग कल की क्लास में डोमेन और रेंज पर क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन इस पे और जिंट पे आपने अगर कर लिया है एक्सरसाइज, अगर आपने मतलब गेम कर लिया है तो कोई बात नहीं, अब आप जिंट की गेम कर सकते हैं। जिंट की गेम के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी ट्राई कर जाओ, जो डाउट होंगे वो कल पूछ लेंगे। तो ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तो टेस्ट में हाईएस्ट कितने नंबर थे? ये वाले टेस्ट में यस सर। अभी मैंने देखा नहीं आज, आई थिंक 68 मार्क्स। मेहुल तुम्हारा कितना था? सर मेहुल चले गया। अच्छा वो चले गया। सुकृत तुमने टेस्ट दिया नहीं था? नहीं दिया था सर। क्यों भाई? सर वो मेरे बीच में केमिस्ट्री के कभी